हाँ। polarity of bonds. No. Existence of 100% ionic or covalent bond represent an ideal condition, but in reality, no bond is either purely ionic or purely covalent. Ionic bonds contain some uh, covalent character, some percentage of, and covalent bond contains some percentage of ionic character. कोई भी बॉन्ड पूरी तरीके से आयनिक या कोवेलेंट नहीं होता. सो प्योरली आयनिक एंड या प्योरली आयनिक होना और प्योरली कोवेलेंट होना इज एन आइडियल कंडीशन, और प्योरली covalent bond is an ideal condition. Purely covalent bond do that is does not exist in reality. It is an आइडियल कंडीशन. ये आदर्श स्थिति है. जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Cl के पास, तो Cl के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा. उसके अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने इससे लिया है, ऐसा होगा कि नहीं? और ऐसी स्थिति में जो सोडियम है, कैटाइन की अपनी पोलराइजिंग पावर होती है. और एनाइन की क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी. तो इसमें जो Cl है, इसके इलेक्ट्रॉन का ग्रुप ये इसके थोड़े से अट्रैक्शन में आ जाएगा, और कुछ ना कुछ परसेंटेज इसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है ना. ये दे के भूल नहीं गया है, ये भूला नहीं, ये ना समझ लेना भूल गया है, क्योंकि थोड़ा अट्रैक्ट कर सकता है ना, प्लस है ना इस पे. तो अगर थोड़ा भी कोई चीज, उसका कोई भी टिफिन बीच में आ गया, तब तो ये साझेदारी हो गई ना. वो चुपचाप ले लिए उसने पूरी तरीके से, तब तो हुआ प्योरली आयनिक. लेकिन जब बीच में आ गया, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड एन आयन इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ कैटायन. तो इसके पास पोलराइजिंग पावर, और इसके पास क्या है? पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे Cl है, तो Cl का अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां तक आ जाए, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ गया, तो अब इस Cl में इनका जो सेंटर है, यानी निगेटिव सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. अब प्रोटॉन का सेंटर तो जहाँ न्यूक्लियस है वहीं पे 17 प्रोटॉन बसते हैं, लेकिन ये निगेटिव थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया ना. तो क्या ये एक डाइपोल नहीं बन गया? बोलो. भाई अगर थोड़ा सा इधर शिफ्टिंग हो गई, तो इसका सेंटर क्या वहां रह जाएगा, किनारे में रहेगा क्या? और आदर्श स्थिति देखिए, मान लीजिए ऐसा हो गया क्लोरीन. तो क्लोरीन तो यहाँ पे है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए बीच में. तो अब आपको क्या लगता है कि निगेटिव क्या वहां किनारे रहेगा कि बीच में रहेगा, अपने इस पूरे ओवल के सेंटर में? यहाँ रहेगा. और प्लस सारे प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा सकते ना, तो ये क्या बन गया? डाइपोल. तो इस तरीके से इसमें पोलराइजेबिलिटी है. सो लार्जर द, इसमें क्या हुआ कि लार्जर द एनायन मोर इज द पोलराइजेबिलिटी. बोलो बात सही है? छोटा तो इतना नहीं हो पाएगा ना. लार्जर द एनायन मोर इज पोलराइजेबिलिटी. अब जैसे अंबानी की संपत्ति है, तो उस शहर में भी फैली है, इस शहर में फैली हो, जिस गरीब के पास लेके 2 रोटी हो, वो क्या शहर शहर डिस्पर्स करेगा अपने इलेक्ट्रॉन? बोलो. जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो पोलराइज करेगा. सो वो पोलर बन गया, पोल, 2 पोल डेवलप हो गए. लार्जर द एनायन मोर इज पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि उसमें लार्जर आयन ये होगा स्क्रीनिंग.
और बड़े बड़े p ऑर्बिटल्स होंगे तो वो डीपली पेनिट्रेटेड नहीं होंगे और डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन। और क्यों होगा, वो क्यों डिस्टॉर्ट होंगे, बड़े ऑर्बिटल है ना p के, वो डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है। मान लो 3p के हैं तो वो जा सकते हैं आसानी से, 4p के और आसानी से दूर जा सकते हैं, हो सकता है कि नहीं, बताओ। सो इस तरीके से हो सकता है। और स्मॉलर द कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर, ठीक है। स्मॉलर द कैटायन मोर इज polarizing power. Extent of polarization determines the extent of covalent character. More is polarization, ये इनको मिला के कहेंगे polarization. More is polarization in ionic compound. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइज मोर इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, इसका यही मतलब हुआ ना। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके तो कोर इलेक्ट्रॉन है, इनको तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन जो है लाइज मोर इन बिटवीन। अब अगर इन बिटवीन आ गया तो ये तो शेयरिंग की स्थिति हो गई, कैटायन एंड एनायन। हेंस मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई कि कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या मतलब है। कि जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक है एल लिथियम आयोडाइड, तो Li बिल्कुल छोटा सा कैटायन है और ये आयोडीन बहुत बड़ा कैटायन है, तो ये आयोडीन है, तो आयोडीन में भी थोड़ा पोलराइजेशन होगा, तो ये दैट इज निगेटिव आयन, तो ये Li प्लस और I माइनस है। तो लिथियम आयोडाइड ज़्यादा कोवेलेंट होगा कि सीजियम फ्लोराइड, जहाँ पर ये बड़ा है और फ्लोरीन छोटा है। तो आपकी नज़र में किसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, बताओ। सीजियम में ज्यादा, हाँ ये मोर लिथियम आयोडाइड ये लगभग तेल में भी मिल जाता है, मोर कोवेलेंट, मोर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी ये आप इसमें कह सकते हो कि 20% आयनिक है और बाकी 80% क्या है, कोवेलेंट। जबकि इसमें क्या चीज है, ये देगा, अब इसको, इसके पास खींचने की पावर है क्या कि नहीं है, खींच ही नहीं सकता, इसके पास पोलराइजिंग पावर लेस है ना, बताओ। और इसके पास लेस पोलराइजिबिलिटी है, इतना छोटा है, ये दे देगा तो रहेगा कहाँ पे, बोलो। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लाइज लेस बिटवीन देम एंड इट इज लेस डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। बताओ सही बात है कि नहीं। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ F माइनस इज लेस डिस्पर्स या डिसलोकेटेड, डिसलोकेटेड, ऐसी बात है। तो इसलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि 95%, तो ये क्या होता है आयनिक, और 5% ये क्या होगा
कोवेलेंट। समझ में आई बात कि नहीं? कैसे निकालेंगे हम आगे बताएंगे, लेकिन रीजन तो समझ में आ रहा है कि नहीं? निकालने का फार्मूला है वो हम बता देंगे अगले पेज पे। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो अभी हमारे सेंटेंस ही अधूरा रह गया। प्योरली आयनिक और प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इट इज एन आइडियल कंडीशन। तो आगे सेंटेंस पढ़ो जरा, क्या कहता है कि इन रियलिटी नो बॉन्ड और नो कंपाउंड इज कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक। कोई भी बॉन्ड, अब जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि ऐसी स्थिति हमने बताई है कि Na+Cl-, तो Na+Cl- में इसके पास 0.9 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और इसके पास 3 की है, तो डिफरेंस कितने का है बताओ? डिफरेंस तो 2.1 का है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, बताइए। यस सर। अच्छा, तो ये हमारी लाइन है, ये लाइन है कि 100% आयनिक और ये है 100% कोवेलेंट, जबकि ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से हो। वो तो 100% तो कोवेलेंट हो भी जाए, आयनिक नहीं हो सकता। 100% कोवेलेंट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो हो कैसी हो, H2 की तरह, फिर भी वो 100% कोवेलेंट नहीं है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास आएंगे कभी इसके, जो शेयरिंग वाले हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन बीच के, अगर वो इस एस पे आएंगे और कभी उसके एस के पास जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे, अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। और ऐसा ना होता, अगर उसमें थोड़ा भी पोलर करेक्टर ना होता, तो क्या H2 को हम कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट कर पाते क्या, या उसको लिक्विफाई कर पाते क्या? थोड़ा ना थोड़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो पोलरिटी होगी, अदरवाइज वंडर वाल फोर्स और है क्या? कैसे आप कर लेते हो इन सबको, H2 को N2 को लिक्विफाई कर लेते हो? N2 को तो हमने लिक्विड दिखाया भी है वीडियो में, जिसमें हर्ट डाल के उसको तोड़ा जाता है। बोलो है बात कि नहीं? यस सर। तो आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि 100% कोवेलेंट है। अगर आप ये सोचती हो कि जो एक होता है कि हीट्रोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक होता है होमोन्यूक्लियस, एक हीटेरोन्यूक्लियस होता है, तो वो भी जो होता है जिनमें कि दोनों सेम है, उस केस में भी 100% कोवेलेंट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी इस केस पे आएगा कभी उस केस पे जाएगा, तो थोड़ा डेविएशन नहीं हो जाएगा? H में बीच में 2 हैं, बीच ही में रहेगा क्या? उसके तो इधर आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हर एक एस को तो 2 चाहिए, इधर आ गया तो उधर प्लस उधर आ गया, तो इसी वजह से उसमें क्या होता है कि उसको लिक्विफिकेशन की संभावना है। ऐसा हम आगे 6ठे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो मैं पेज नंबर बता देता हूँ, 133 में देख लो। है बात कि नहीं? कैसे रह जाएगा, दोनों एक साथ आ जाएगा, कभी इधर इस पे रहेगा कभी इस पे रहेगा, और जरा सा डिसलोकेशन हुआ तो पोलरिटी नहीं डेवलप हो गई प्लस माइनस की, देख लो, बताओ, कभी इधर कभी उधर, तो आना जाना लगा रहेगा। इस तरीके से कोई भी बॉन्ड, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट, बट ये ऐसी आइडियल सिचुएशन लाई नहीं करती। अगर कोई चीज इस रीजन में लाई कर गई तो हम उसे आयनिक कहने लगते हैं, और कोई इधर लाई कर गई तो हम उसे क्या कहेंगे बताओ? और ये कौन सा बॉन्ड हुआ? आयनिक बॉन्ड। क्यों हम इसको NaCl को क्यों कहते हैं आयनिक बॉन्ड? जरूर इसमें ऐसा होता होगा कि करीब 70%, वो हम आगे निकालेंगे, आयनिक करेक्टर होता होगा, और 30% क्या होता होगा? तो इस वजह से हमने NaCl को यहां रख दिया। सो कंसीडर्ड आयनिक, जिसमें 50% से ज्यादा आयनिक करेक्टर हो और 0% कोवेलेंट हो, तो उसे कहाँ रखेंगे? देखो कोवेलेंट करेक्टर, और ये 100% कोवेलेंट हुआ तो क्या हुआ? 0% आयनिक। तो इन्हीं के बीच ही में तो सब कुछ लाई करेंगे, सारे जितने भी दुनिया के बॉन्ड है सब इन्हीं के बीच तो लाई करेंगे ना। सो कंसीडर्ड आयनिक बॉन्ड। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी बॉन्ड जो है वो पूर्णतया ना आयनिक होता है और ना ही कोवेलेंट यानी संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध भी नहीं होता, ना ही आयनिक। अब आगे देखो, एवरी कोवेलेंट बॉन्ड
contain sub ionic character. Every covalent bond on other side, अभी देखो हमने पीछे आयनिक की बात की, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर, अब किसकी बात कर रहे हैं? ऑन अदर साइड हैज सम आयनिक करेक्टर। देखो बिल्कुल वही बात वो कह रहा है जो हम बोल रहे हैं, कह रहा है इवन H2 मॉलिक्यूल आल्सो हैज सम आयनिक करेक्टर, है ना? उसी पेज की बात कर दी। Yes, sir. Molecule also has some ionic character. So, is the cause of origination of van der Waals force. So is the cause of origination of van der Waals force. van der Waals force इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब कुछ और चीज देखो। मान लीजिए कि O होता है और O के पास क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें ये सब sp3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन दो लंबी हो गई। हमने एक बार आपको बताया भी था कि क्यों लंबी हो गई, ऐसा कुछ बताया था क्या? क्योंकि उन्हें बाहर जाके बॉन्डिंग करनी है। ये भी हैं, ये सब sp3 हैं, ये छोटी हो गई क्योंकि डीपली पेनिट्रेटेड है बात की नहीं? और फिर Yes. इनके बीच में रिपल्शन होगा, फिर ये इसको रिपेल करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, तो छोटी है और मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, बट सभी sp3 है। तो बड़ी बनाने को बड़ी बना दो, लेकिन रहेंगे यही ऐसी ऑर्बिटल भी क्या करना। ये बाहर जाके बॉन्डिंग करती हैं, लेकिन जिन्हें क्या करना होता है, सर्किल यही है, इसके अंदर इन्हें करना चाहिए। लेकिन जो अगर मेहमान आता है तो घर के बाहर निकल के रिसीव करती हो कि नहीं? तो इस तरीके से इनके बीच में 104.5 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं HOH की बात करूं, ये तो HOH ये है, अगर ऐसे तो 4 बॉन्ड है, कहोगे इसका शेप जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप बेंड है। भाई 4 बॉन्ड होते हैं तो क्या कहती हो? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड आगे निकला हुआ और 1 बॉन्ड पीछे, है तो सारे ना। अगर वो वाली ऑर्बिटल भी ले लो तो नीचे 3 पाए पे खड़ा हुआ झंडा है कि नहीं? बताओ। तो 3 स्टैंड पे ट्राइपॉड पे खड़ा हुआ कैमरा नहीं होता है, जैसे जिस पे फोटो ली जाती, खींची जाती है। तो अगर इसको देखो तो ट्राइपॉड अगर बना लो तो टेट्राहेड्रल हुआ, बाकी सबको मिला दो तो 4 फेस बनेंगे, एक नीचे बनेगा और 3 इधर बनेंगे कि नहीं? क्योंकि सबके बीच 109 डिग्री 28 मिनट है, तो सब आइडेंटिकली है। देखने में लग रहा है ये बड़ा होगा, ये छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है। बनाने के लिए तो ऐसा बनाया जाता है, बट है सब एक जैसे ही। इन तीनों पे खड़ा कर दो तो वो डंडा बन जाए। समझ आई बात की नहीं? है बात? तो ये कैसा है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप कैसा है बताओ? शेप में सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ली जाती हैं, नॉन बॉन्डिंग नहीं ली जाती। तो इसका शेप कैसा है बताइए? बेंट है, और लोन पेयर को ऐसे ही दिखा दिए। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ऐसा कि ये टेट्राहेड्रल है, बोलो, इसमें ऐसी 4 सरफेसेस हैं, एक नीचे की हैं और बाकी ये सब भी है ना, ऐसे 4 सरफेस दिख रही कि नहीं? लेकिन यहाँ पे O है और O की एक बाजू में H है और दूसरी बाजू में भी कौन है? क्या H है? और बाकी 2 जगह क्या है? क्या उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? उधर तो कोई नहीं है। तो अगर मैं शेप की बात करूं तो यही लिया जाएगा ना। अभी देखो टेट्राहेड्रल लिखाया था कि नहीं? अभी बीच में सेंटर में वो है, ठीक? ये शेप इसका बेंड है। अच्छा, शेप बेंड है तो मुझे बताओ, क्या ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा? ले लेगा।
क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि ये जो है इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट लाइज मोर विद ओ, और इसके साथ भी यही कुछ हो रहा है क्या? दूसरे के साथ भी ज्यादा समय उसके साथ और एच के साथ कम समय। बोलो, Yes, sir. अगर ज्यादा समय उसके साथ तो क्या इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ये जो बनाई गई है क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है? अच्छा, अब देखो इस प्लस प्लस का सेंटर कहाँ पड़ा? प्लस प्लस का सेंटर यहाँ। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप बना रहे हो इस तरीके से तो प्लस प्लस का सेंटर यहाँ बना, और ये माइनस का सेंटर ऊपर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए सारे। और ये माइनस का सेंटर, तो माइनस और प्लस मिलके क्या एक डाइपोल बन गया। Yes, sir. इतनी बात हो गई। तो अब जरा देखो, ये जो H2O है दिखने में भले ही ऐसा हो, लेकिन हम इसको क्या दिखा सकते हैं? तो ये प्लस और इस पे डेल्टा माइनस है, तो ये माइनस, तो माइनस का सेंटर यहीं रहा, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं रहे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ना इसके ऊपर, कि सिर्फ इसी के रहे। इसी के होते तब फिर क्यों इस पे चार्ज रहता? हाइड्रोजन के भी ले लिए तो इस पे नेट चार्ज निगेटिव नहीं हो गया? बोलो। तो इस तरीके से हो गया, ये एक डाइपोल बन गया। और यही रीजन है कि जब हम Na प्लस और Cl माइनस को पानी में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इस लालच में इसको हिट करते हैं कि वो इसके चारों ओर प्लस और माइनस से घेर लेंगे, और क्या इसी को हाइड्रेशन कहते हैं। और यही लिथियम को एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है। क्या कहने के लिए हम कहते हैं कि जो है ऐसे कहते हैं कि लीना की CH4 फ्रांसियम अच्छा मेटल है, लेकिन जब लिखवा सरनाका करते हैं तो लिथियम को सबसे सुपीरियर रखते हैं। क्या ये उसके हाइड्रेशन की वजह से है? क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल होगा तो ये दौड़ दौड़ के आते हैं क्या उसको घेरने के लिए। छोटे से चार्ज पर अगर प्लस हो तो सबकी लालच नहीं बनेगी। एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए लिए हो और एक पूरे शहर में 1 लाख रुपए हो, तब लोग दौड़ेंगे उसको लूटने के लिए कि एक आदमी के पास 1 लाख हो। Yes, sir. तो चार्ज डेंसिटी बड़े मायने रखती है। तो अब ये बात समझ में आई कि इनको घेरने को ही हाइड्रेशन कहते हैं, और फिर ये कभी भी नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि इनको माइनस प्लस ने घेर लिया। इधर सोडियम में माइनस इधर है, और क्लोरीन में ये देखो है यही चीज। ऐसा नहीं है कि मैं और कुछ बना रहा हूँ, यही वाटर ही ने तो घेरा है, बट मैं उसको पोलरिटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ। समझ में आई बात कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड NaCl। एक तो आयोनाइजेशन हुआ क्योंकि पानी ने टक्कर मार मार के तोड़ दी। ऐसे ही पानी में किसी भी आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाता है। बताया था कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो। तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड NaCl। अब आगे बात करो। अब हम आगे बात करते हैं कि H2O में क्या पोलर करेक्टर है? बल्कि कोवेलेंट है तो पोलर करेक्टर आ गया ना। सो H2O कंटेन्स, H2O में क्या है बताओ? H2O कंटेन्स पोलर करेक्टर। H2O हैज सम कैसा करेक्टर? पोलर करेक्टर। किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बोलो। Yes, sir. और किसकी वजह से? एंड बेंट स्ट्रक्चर। इसका जो बेंट शेप लिखा करो, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है। समझ में आई बात? तो बेंट शेप है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे कार्बन है तो कार्बन में क्या चीज होगी कि C है, ठीक है, और उसे क्या करना है?
सी को बॉन्ड बनाना है और सी के पास क्या क्या चीजें हैं, मान लीजिए उसे 2 पाई बॉन्ड बनाना है, CO2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सी क्या करेगा, एक इससे बॉन्ड बनाएगा ओ से और डबल बॉन्ड बना लेगा, और एक डबल बॉन्ड इससे बना लेगा, ये बनाएगा ऐसे, ये चीज है। तो इसमें क्या होता है कि इसने सी ने क्या किया, सी होता है 1s2 2s2 और क्या 2p2 होता है क्या, बताओ। Yes, sir. चलो अब अगर इसको इससे बॉन्ड बनाना है तो क्या इसमें जरूरी संशोधन करने पड़ेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 बॉन्ड बनाने तो 4 ऑर्बिटल तैयार करनी पड़ेगी अधूरी अधूरी, और क्या ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। अब ये कहेगा कि हम 2 लोग मिलकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि हमें 2 ही सिग्मा की जरूरत है, तुम दोनों अलग रहो, तुम लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी है। 2p को अलग छोड़ देता है, कहता तुम लोग मत आओ मेरे साथ, और हम दोनों को मिला के क्या 2sp ऑर्बिटल बनाने दो, बोलो बताओ। 2 अगर एक ऐसे कर तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा 2 हाइब्रिड sp ऑर्बिटल होंगी तो क्या जो, और बाकी ये 2p2 है अनहाइब्रिड है, इसको वैसे ही बना लो, ये तो कोर है, तो कोर वाली सबशेल तो कभी भी कुछ नहीं करेगी, 1s का तो कोई काम नहीं है। अब अगर 2 बन गई वो और ज्यादा फूली होगी क्योंकि उसमें तो 50% करेक्टर है, बताओ। तो ये एक sp और ये एक sp, और क्या इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इनके साथ किसने किया, भाई इनके साथ ही तो बॉन्डिंग करनी ना ओ को, तो ओ ने इसके साथ कर ली, बोला ठीक है हम आपसे के साथ राजी, हमें 2 बॉन्ड बनाने, एक तो मैं सिग्मा ये बना लेता हूं, और इससे वो पूछेगा कि कार्बन से क्या तुम्हारे पास कुछ p ऑर्बिटल भी हैं, तो ये बोलेगा हाँ हाँ मेरे पास एक p ऑर्बिटल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वैसे तो इसके पास 2 है, दूसरी भी है, लेकिन इसको बोलेगा हाँ मेरे पास एक है, दूसरी भी होगी उससे क्या लेना देना, तो ये O है। जरा O के बारे में हम पूरी चर्चा कर लें, तो O की ये ऑर्बिटल है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं, ये तो फुली फिल्ड है, जरा फिर से देखो O के बारे में, और O वैसे भी टर्मिनल एटम में कोई हाइब्रिडाइजेशन तो करने जा नहीं रहा है। 1s2 2s2 और 2p4 लिखें क्या, Yes, sir. तो अब इसमें 2 ही तो इसको करने हैं, और क्या करना है, एक सिग्मा बना ले, ये तो गेस्ट है बाहर से आया है, टर्मिनल एटम है, एक सिग्मा बना ले और एक पाई बना ले, बात पूरी हो जाएगी क्या। Yes, sir. लेकिन एक और बात बताओ, क्या इसी के पास एक 2 sp लीनियर है, यहां तक तो समझ में आई बात की नहीं, 2 हैं तो 2 और कैसे बनेंगी, 180 पे ही रहे, 3 होती तो 120 पे रख देते, sp2 होता, 4 होती तो 109.28 28 मिनट पे रख देते, बोलो बात समझ में आई। जितनी होंगी उन्हीं की तो सिमेट्री बनाओगी, 2 हैं तो 2 को ऐसे नहीं फैला दोगी कि और किसी तरीके से, 2 ही ऑर्बिटल है इसके पास, Yes, sir. एक ऐसे 2 है तो कैसे करोगी, 180 पे ही तो करोगी ना। अच्छा क्या इसके पास एक और भी p ऑर्बिटल थी जिसकी अभी तक चर्चा नहीं की गई है, तो इसके पास ये p ऑर्बिटल है, इधर ये इस पर है, एक O ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन आया ये, और इसके पास एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, और एक ये ऑर्बिटल है, तो इसने कहा कि तुम मुझसे अगर 2 बॉन्ड बनाना चाहते हो तो एक को उस एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड रखो, तभी मैं तुमसे डबल बॉन्ड बना पाऊंगा, वरना संभव नहीं है क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे उससे बॉन्ड बना लिया है। तो ये सहमत हो जाता, कहता ठीक है तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, इनके पास तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है, इसके पास एक है, यही चीज तो बना रहा हूं, एक सिंगल वाली है और एक सिंगल वाली है, बताओ है कि नहीं, सिंगल दिखाया कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और एक सिंगल, ये है बात कि नहीं। Yes, sir. तो इस तरीके से इनमें बॉन्डिंग हो जाती है।
मेरा कहने का मतलब है कि किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। जरा ये देखो कि करीब करीब ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ये C है और C ने O से बॉन्डिंग की और इधर O से बॉन्डिंग की। इस O के साथ तो इसने क्या किया, ऐसी ऐसी बना ली ऑर्बिटल, और दूसरे से कहा कि तुम अगर हमसे करना चाहते हो तो ये जो दूसरी प्लेन पे लाई कर रही है वहां पे आओ, मेरे पास दूसरा तरीका नहीं है। तो दूसरी वाली से क्या प्लेन पे किया, ये भी पूरी एक है। अब आपको थोड़ा सा अच्छा अपीयरेंस देने के लिए इसको कलर कर दें तो शायद आपको चीजें और समझ में आ जाए। ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का, पूरा तो नहीं बनाया जा सकता ना। प्लेन की चर्चा की जा रही, बोलो है कि नहीं। और दूसरी वाली यस सर। क्योंकि ये px है, और दूसरी कैसे करें, ये उसी प्लेन पे लाई कर रही है। ये चीजें फिर भी ये सब होने के बावजूद ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। इस बात से तो आप सहमत हैं। इज देयर एनी सेकंड थॉट इन इट, बोलो कोई सेकंड थॉट तो नहीं है कि हाँ तो चलो अब ये लीनियर हो गई। तो लीनियर होने के बाद ये चीज तो हमें अगले पेज पे पढ़नी है, फिर भी हमने पहले पढ़ ली क्योंकि इससे संबंधित है, तो पढ़ लेना, ठीक है कि नहीं, कि आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएं कि CO2 लीनियर है। नहीं तो अभी फिर अगर मैं ऐसे एक सिंपली कह देता कि H2O बेंट है और ये लीनियर है तो क्या आपका मन मानता? अब तो मान गया ना। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O है और ये C डबल बॉन्ड O है। ऑक्सीजन ने इससे खींच लिया, बोला अब तो लीनियर हो चाहे जो हो, हम तो तुमसे ज्यादा सुपीरियर हैं। कहाँ तुम ठहरे 2.1 और मैं तो 3.5 का हूँ। इलेक्ट्रॉन तो मुझे लेने ही लेने हैं, ज्यादा समय मेरे पास रहेगा भले ही तुम चाहे जो हो। और इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा रखा और दूसरे ऑक्सीजन ने भी इसके साथ चीटिंग की, अपने पास ज्यादा रखा। तो क्या इन पर पार्शियल निगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, बताइए। और निगेटिव निगेटिव का भी केंद्र वही होगा जहां प्लस का केंद्र है क्या भाई? माइनस माइनस का भी सेंटर यही और प्लस भी यही सेंटर, तो ये एक जगह लाई कर गए कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखो ना, इलेक्ट्रॉन क्या इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर शिफ्ट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो वेक्टर कट से बनाई जाती है। वेक्टर कट दिखाया कि नहीं। अगर किसी भी चीज पर दो फोर्स इक्वली और अपोजिट लगे हों क्या वो निरस्त हो जाते हैं? यस सर। तो इस तरीके से निगेटिव निगेटिव का भी यही सेंटर है। मैं नीचे बना रहा हूं क्योंकि यहां तो नहीं बना सकता, और प्लस का तो सेंटर यही है क्योंकि इट इज डिप्राइव्ड ऑफ चार्ज, इट इज डिवॉइड ऑफ चार्ज। सो इसके पास चार्ज की स्कैसिटी है तो ये प्लस है, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन ये गंवा बैठा है, तो प्लस और माइनस एक जगह हुआ। तो इसमें ये कह सकते हो कि डाइपोल मोमेंट 0 है। क्या कह सकते हो? डाइपोल मोमेंट क्या है? अब हम डाइपोल मोमेंट की बात करें। डाइपोल मोमेंट क्या चीज होती है? मान लीजिए कि H है और ये Cl है, तो अगर H और Cl में ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा बताओ? Cl पे रहेगा। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इधर दिखा दूं एच। कि किस पे रहेगा, किधर शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, बताओ? Cl पे कि H पे, किधर दिखाऊं? Cl पे दिखाऊं ना। अब देखो Cl पे मैंने दिखा भी दिया है। तो इस पर पूरी तरीके से निगेटिव चार्ज नहीं है। क्या आप सोच रहे कि एक इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज एक्स्ट्रा आ गया? नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर का था वो ज्यादा समय इधर गुजार रहा है और इधर कम। यानी ऐसा ना समझने की भूल करें कि इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज आ गया है। कोई आयनिक थोड़ी ना है पूरी तरीके से दे दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं समझ रही है कि इस पे इतने का निगेटिव है, चूंकि इसने दे दिया है तो इसके पास इतना होगा, ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए।
समझ में आई बात कि नहीं? ऐसा नहीं होगा। कितना होगा? हो सकता है कि इनमें 1/10 पार्ट समय ज्यादा बिता रहा हो इधर, इतना, यानी अगर 10 घंटे बिताता होगा, 10 घंटे में आप ये समझिए कि जो भी है 1/10 पार्ट इस पे ज्यादा रह रहा है, इसको पार्शियल इसने ज्यादा समय बिता रहा है, और इसमें 1/10 पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो समय के हिसाब से, यानी टोटल 90%, जैसा भी टाइम बिता रहा हो, हम नेट चार्ज देखेंगे जो पार्शियल है। जो पार्शियल चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से सदैव कम होगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि थोड़ा शिफ्ट हुआ है ना, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिया होता तो एक निगेटिव एक्स्ट्रा आ जाता। कोवेलेंट में कभी पूरा दिया जाता है क्या, कि हल्का सा शिफ्ट होता है? तो हल्के से शिफ्ट से तो हल्का ही सही चार्ज आएगा कि ज्यादा आ जाएगा? बोलो, हल्का है ना, थोड़ा समय इधर गुजार लिया, उससे तो थोड़ा थोड़ा ही है। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज, जितना इस पे निगेटिव आएगा उतना ही इस पे पॉजिटिव आएगा। सो डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ द शेयरिंग एटम, चाहिए ले लो, चाहिए मैग्नीट्यूड लेना, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो हमारा कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट का ही है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? फिजिक्स में इसको हम पढ़ेंगे, खैर इसे केमिस्ट्री में इस बात पहले पढ़ लिया, कोई बात नहीं। डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, चार्ज बियर्ड बाय एनी ऑफ द शेयरिंग एटम। और मैग्नीट्यूड भी लिखना है यहां पर, क्या लो? मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, चार्ज बियर्ड बाय एनी ऑफ द शेयरिंग एटम एंड डिस्टेंस, किसके किसके बीच है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड एटम्स, क्या लेंगे? उनके नाभिकों के बीच की दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ये बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स है ना। तो जैसे मैं अगर HCl के बारे में बात करूं तो उसके पहले लिख लो डाइपोल मोमेंट की एक बार डेफिनेशन भी लिख लो। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, डाइपोल मोमेंट को कहते हैं म्यू, इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये R हो गया, तो बताओ म्यू किसके इक्वल हो गया? क्या QR? क्यू क्या होता है? इसकी यूनिट क्या है? यूनिट इज कूलम्ब मीटर। ये है म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये म्यू कैसी क्वांटिटी यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो वेक्टर होगा ना R वेक्टर, ये खुद ही डायरेक्टेड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात कि नहीं? सो म्यू क्या है? इज वेक्टर क्वांटिटी which is directed from positive to negative charge, same is the direction of R vector। अगर वेक्टर में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकती हो कि इट इज इक्वल टू क्यू। क्यू एक स्केलर मल्टीपल है, किसी वेक्टर को दुगना कर दिया, तिगना कर दिया, इस टाइप से है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि द अदर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, म्यू को क्या कहते हैं? सिंबल ग्रीक लेटर है। सो अदर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डीबे। अगर हम देखें तो जनरली ये देखा जाता है कि जो अगले पेज पे आ जाओ,
कि अगले पेज पे कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जिन वो एक टेबल दिख रही है, टेबल दिख रही है, तो आप HCl का देखो कित 4.5 अगले पेज पे। यस सर। अच्छा HCl का 1.07 दिया है। जब बिल्कुल शुरुआती स्टेज में था, जब इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो HCl के जब कैलकुलेशन किए गए तो ये पाया गया कि HCl का डाइपोल मोमेंट कितना है। तो H था और ये Cl था, Cl पे पार्शियली निगेटिव चार्ज था, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। इन उस समय प्रिसीजन कम था, तो इनके बीच की डिस्टेंस नापी गई कितनी है, तो इससे हमें पता चल गया बॉन्ड लेंथ ही लेनी पड़ेगी, तो इसकी 37 ली गई और पिकोमीटर, और इसकी कितनी ली गई, सी का देखो जरा, Cl का पीछे देखने से पता चलेगा, हमें याद नहीं है, 99 पिकोमीटर। तो ये कितना हो गया, क्या 136 पिकोमीटर, ठीक है 136 पिकोमीटर हो गया। दैट इज 136 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो गया। बताओ ऐसा ही बात। और अगर इन जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू आर, और इसका ये जो भी था, तो डाइपोल मोमेंट ये 1.07 आया। कितना आया बताओ, पीछे देखा है ना 1.07 डिबे। अब मैं डिबे की बात कर रहा हूं, तो इसका डाइपोल मोमेंट आया था, जस्ट आप देखिए कि 3.335, एक मिनट जरा रुकना, थ्री पॉइंट 5691348, 3.56 ये आया था, 569 और 1348 कूलम्ब मीटर। क्यों मालूम नहीं था कि इन पे पार्शियल चार्ज क्या है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस तो पता थी ना। इतनी बात समझ में आ गई HCl में। तो जरा देखो कुछ चीजें देखो, मान लीजिए कि या क्यों हमें पता था, हम अपनी जानकारी के लिए निकालना चाहते हैं। पार्शियल चार्ज मान लो पता था, अभी नहीं पता है, उस समय पता था, अभी नहीं पता, लेकिन मैं निकाल तो सकता हूँ ना इसी फार्मूले से। अगर इनका नेट डाइपोल मोमेंट ये है, इधर इनका नेट डाइपोल मोमेंट किधर शिफ्टिंग हो रही, क्या इधर हो रही है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना पार्शियल चार्ज है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है कि कितना, इससे डिवाइड करो तो Q क्या आ जाएगा, 3.5691348 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 136 इंटू 10⁻⁻12। तो ये है, और ये इतना आया, और इंटू 10 कितना आया -30। पूरी बात नहीं लिखी थी मैंने, ये चीज समझ में आई बात। अब मैं क्यों निकालना चाहता हूँ, वास्तव में मुझे क्यों पता नहीं है। तो ये पीछे दिया है कि इनका 1.07 डाइपोल मोमेंट है, ये कुछ है डाइपोल मोमेंट, ये था, अभी बता रहा हूँ इसका रीजन। इसको जरा इससे डिवाइड करो तो क्यों कितना आ गया, इस वैल्यू में मैं 136 से डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आ गई है 3.5691348, और इसमें मैं किससे डिवाइड करना चाहता हूँ 1.07, किससे करना है, 1.07 से तो नहीं करना है, तो इसे कैसे कैंसिल किया जाए, इसको फिर से करना पड़ेगा। 3.5691 348 डिवाइडेड बाई 136 इट इज इक्वल टू 0.026 आया। 026 इंटू 10⁻, जरा इसे ऊपर ले जाओ तो कितना हुआ -30 + 12, तो ये क्या -18 आ गया। और अगर इसे और छोटा करो, ये इस चीज को हमें छोटा करना है तो बड़ा कर दो,
ये कितना आ गया बताओ, क्या 0.2 बताओ, और इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या पूरा एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ कि पूरा नहीं हुआ? कहाँ 1.6 और कहाँ 0.26, तो थोड़ी शिफ्टिंग तो हुई। लगभग आप ये समझ सकते हो 20%। 0.2 क्या है, 8वां हिस्सा है, 15% भी नहीं हुआ, 12% हुआ, 12 तो 12% शिफ्ट हुआ है करेक्टर। समझ में आई बात कि नहीं? यानी अगर आपको ये चीज पता होती कि कितना इस पे फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है, तो क्या आप डाइपोल मोमेंट ना निकाल लेती? ये अभी हमने अपनी जानकारी के लिए निकाला। अब जैसे वो कह दे कि क्वेश्चन कह दे कि इफ फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज ऑन H and Cl are 0.26 into 10⁻⁻19 कूलम with their respective signs, उनके अपने जो भी रिस्पेक्टिव साइंस हो अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रिस्पेक्टिव साइंस वो बता नहीं रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ इज 136 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। फाइंड देयर डाइपोल मोमेंट। बोलो अब क्वेश्चन समझ में आया? ऊपर की चीज हमें समझानी नहीं थी, ऊपर की अभी थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगी। फाइंड देयर डाइपोल मोमेंट। तो बताओ मैं न्यू कैसे निकालूं? क्या क्यू आर से निकालूं? तो क्यू क्या है? 0.26 इंटू 10⁻⁻19 और ये 136 इंटू 10⁻⁻12, तो ये क्या हो जाएगा? क्या 3.569 पूरी चीज नहीं ले रहे हैं, और इंटू दैट इज ये 136 में 0.2 को करो तो 35 आएगा, 35 पॉइंट करो तो 35.6 और इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया? 9 2 11 -31। अब इस चीज को छोटा करो तो क्या वो बड़ा बन जाए? 3.569 छोटा किया तो बड़ा बन गया। ये चीज आ गई। क्या ये कूलम्ब मीटर हुआ? बताओ, यहां तक समझ में आई बात? लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी कौन याद करेगा? आप सब में -30 लगाओ, ये सब तो बड़ी मुश्किल है। तो हमने सोचा HCl बड़ा कॉमन मॉलिक्यूल है, क्यों ना हम इसके जो कैडर को, इसी के ऑर्डर को हम करीब करीब, उस समय इसकी वैल्यू 3.33 आई थी जब कैलकुलेट की गई थी। अब प्रिसीजन ज़्यादा हो गया है, बॉन्ड लेंथ निकल आई है तो 1.07 हो गई, थोड़ी बड़ी है। पहले इसकी जो आ रही थी 3.3 थी। तो उस समय एक नई यूनिट डाइपोल मोमेंट की हुई। तो अदर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है? इज डिबे। उसकी क्या यूनिट है बताओ? डिबे, DEBYE। अच्छा, इसमें पहली ऐसी यूनिट देखी जिसमें डी कैपिटल में, वरना ऐसा होता नहीं। हो सकता है किसी का नाम ना हो, या हो भी तो भी डी कैपिटल दे दिया। ये देखो, ये डिबे है, और 1 डिबे किसके इक्वल होता है? 3.3564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट HCl का आया वो कितना आया? इतना आया ना। इसको अब हम डिबे में कन्वर्ट करें, सो म्यू HCl कितना आ गया? इससे तो ज्यादा ही है, 3.569 इंटू 10⁻⁻30, जिससे कि चीजें हैंडी हो जाएं। अब जैसे अगर आप किससे मैं कहूँ कि एटॉमिक मास जो है यू में ना याद करो, म्यू में, तो सब में फिर लगाती रहो, मल्टीप्लाई करो कि जो भी 1.67056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, हर एक में मल्टीप्लाई करते रहो। और अब कितना आसान हो गया, हाइड्रोजन का 1U या 1.008U हुआ कि नहीं? जब किसी के रिलेटिव ले लोगी तो चीज़ आसान हो जाएगी। नहीं तो पावर भी याद करो, वो भी याद करो।
हर एक का याद हो गया, कार्बन का भी याद हो गया 12.011, और नहीं तो ऐसे याद हो पाता क्या हर एक का? अगर मैं पावर के साथ वो करता तो रिलेटिव तो लेना पड़ेगा ना किसी न किसी के। तो ये 0.3356 इंटू 10⁻⁻30, ये चीज क्या है? ये हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, यानी हमने अपनी यूनिट को, ये कूलम्ब मीटर है, कूलम्ब मीटर लिखो, और ऊपर क्या लिख दो, 1 डिबे। क्या मैंने 1 से डिवाइड कर दिया क्या? देखो 1 ही तो है, दिस बाय दिस 1 है कि नहीं? और ये क्या था, क्या ये कूलम्ब मीटर है बगल वाला? तो यहाँ भी लिख लो कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। तो ये कूलम्ब मीटर, तो कूलम्ब मीटर से कटा, 10⁻30 कटा। अब जरा 3.569 को इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3.569 डिवाइडेड बाई 3.3356, 3.3356 इज इक्वल टू 1.069 आया, हो गया ना 799 तक आ रहा है, बोलो। तो कितनी वैल्यू आई HCl की? क्या 1.07 डिबे आई? इतना डाइपोल मोमेंट हो गया, और उसमें बहुत थोड़ा सा परसेंटेज करेक्टर है। अगर आप देखें तो 12% ही आयनिक हो पाया है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना भी होता है, 0.26 क्या है उसका, 12% ही तो है। 1.6 का निकाल लो, 0.26 इतना होता है, तो 12% आता है, 12% बन पाया। तो 12% आयनिक है HCl। और क्या है, अगर एग्जैक्टली जानना चाहती हो सो आप ये देखो कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन HCl, तो कैसे निकालोगी? इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, शिफ्ट कितने का हुआ? शिफ्ट ऑफ चार्ज, जो पार्शियल शिफ्ट ऑफ चार्ज है, इस पूरा चला जाता तब मानते आयनिक है, दे देता। अगर हाइड्रोजन इतना दमदार था, बहुत दानवीर बन रहा था, पूरा दिया क्या? दिया तो थोड़ा सा ही, तो नहीं गया ना पूरा, बताओ। तो इतने में इतने का शिफ्ट, तो 1 में, तो फिर 100 में कितने का शिफ्ट बताओ? चीजें समझ में आ रही ना भाई? ये तो यूनिट फैक्टर मेथड है, इसमें मैं कोई नया तो नहीं कर रहा हूं ना। तो ये हटा दिया। अब देख लो कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, तो इसे कहाँ रखना चाहिए? अब ये 0.26 को मल्टीप्लाई करो तो क्या है, 26, और अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 26 डिवाइड करो 1.6 से, देखो कितना आता है। ये देखो 26 डिवाइडेड बाई 1.6, खुद भी करके देख सकती हो, हम तो करके दिखा दे रहे हैं। 16.25 करेक्टर कितना आया बताओ? 16.25%। तो बताओ, अगर 16.25% है, बहुत ज़्यादा लो तो 16% ले लो, तो 16% आयनिक है और कितने परसेंट कोवेलेंट है? 16 हटा दो तो 84 हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो किस कैटेगरी में रखोगी? कोवेलेंट रखा जाएगा, 50% से ऊपर है, सो इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। 1 dB is equal to other unit is this and 1 dB is equal to this। ये चीज मुश्किल से कभी पूछी नहीं जाती है, शायद कोई पूछे, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आप जानकारी रखना हो तो रख सकती हैं। फिजिक्स में पूछी जाएगी, वो भी 12th में, अभी नहीं पूछी जाएगी। अब देखो कि जैसे मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O है, तो ऐसे में इधर इस पे नेट डाइपोल मोमेंट होगा और इस पे नेट डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे? तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, बोलो, क्योंकि वेक्टर हो गया ना। 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देंगे।
क्योंकि एक पर इधर शिफ्ट एक पर उधर शिफ्ट, तो नेट कितना हो गया 0। अच्छा ऑक्सीजन के केस में देखो, नेट एक इधर, पीछे कट भी बनाना, और नेट एक इधर। अगर कुछ लोग किसी चीज को ऐसे खिसकाएं, जैसे यही ले लो, इधर इधर से खिसकाएं, तो क्या ये आगे जाएगी? तो वास्तव में ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही है। हम इसको शिफ्ट करके क्यों ना इधर ले लें और उसको शिफ्ट करके इधर ना ले लें, तो पैरेललोग्राम ना बन जाए? बताओ, इसको शिफ्ट किया इधर और उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो बताओ नेट क्या बनेगा? क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया? और नेट अगर ऐसे बन गया तो क्या इधर की ओर हुआ है बात की नहीं? तो कहीं इस तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होगा ऊपर की ओर, तो वो जो नेट होगा वो इधर दिखा सकते हैं क्या ऊपर? तो ज़्यादा भी हो सकता है। हमें मालूम है ये 104.5 डिग्री है, तो बाकी वेक्टर के माध्यम से आपको फार्मूला मालूम है, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, उससे निकाला जा सकता है। बट हम उसके केमिस्ट्री उतना अंदर तक जाती नहीं है, तो हम जाएं क्यों? लेकिन इतना तो समझ गई ना कि ऊपर हुआ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कटा नहीं ना, सर्वाइव किया कि नहीं? तो फिर पीछे देखो H2O का क्या है, जरा क्या पाया गया H2O का? जुड़ गया कि नहीं 2 का? सो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? 1.85 डिबे हुआ कि नहीं? और अपवर्ड डायरेक्शन बता दी, बोलो सही है? HF का देखो, HF के केस में क्या ये H से F की तरफ होगा? इधर शिफ्ट होगा। अब कितना शिफ्ट होगा? ये तो 1 पॉइंट से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। बॉन्ड लेंथ नहीं थी, लेकिन भारी क्या पड़ गया? क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा नहीं है F की भी। हम लोग सोचे थे बॉन्ड लेंथ का वेटेज आ जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं और छोटा सा बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि F का तो H का 37 है, F का भी कुछ ऐसा ही होता होगा, छोटा मोटा, Cl के बराबर थोड़ी ना होता होगा। देख लें कितना होता है, 64 होता है F का। 64 छोटी सी बॉन्ड, छोटा सा है रेडियस 64, और उसका 99 है क्लोरीन का। फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट भारी पड़ा। बताओ क्यों भारी पड़ा? तुम्हारे पास कोई जवाब है? देख लो, HCl का बड़ा बॉन्ड लेंथ है। क्या बताया? बताओ बताओ। छोटा तो दोनों में है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका 1.07 डी है, दोनों में तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो फैक्टर होगा ही नहीं। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, और म्यू क्या होता है? Q × R, तो R तो यहाँ बड़ा है, तो म्यू वहाँ बड़ा हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों हो रहा है? जवाब दो। R यहाँ बड़ा है कि नहीं बॉन्ड लेंथ? क्लोरीन तो 99 पिकोमीटर होता है कि नहीं? और ये कितना होता है? 66 पिकोमीटर। बाकी तो इसके बारे में मालूम है ही कि 37 पिकोमीटर है। वो सब बात सही है, बताओ ये ज्यादा क्यों है? कुछ तो बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई और आपके मन में आइडिया आ रहा है कि रास्ता निकल सके? बताओ। इज द अच्छी बात है। तो देयर इज मोर शिफ्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स F ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये बात नहीं ध्यान में आई क्या? ये क्यों नहीं ध्यान में आया कि इसकी शिफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। बोलो, कुछ कुछ समझ में आया? ये कम हुआ, हम ये मानते हैं कि ये कम हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गया। बताओ, तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा ना। तो एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दूसरी चीज थोड़ी सी कम हो, तो कौन डोमिनेट करेगा? अब जैसे आप देखती हो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक सीरीज, कुछ चीज घटती है कुछ बढ़ती है, लेकिन डोमिनेट भी होती है ना कोई चीज।
तो यहाँ किसने डोमिनेट किया? फ्लोरीन। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने। किसने डोमिनेट किया? और यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है, ये छोटा पड़ गया, डोमिनेट क्या हो गया, तो रिसेसिव हो गया। अब और देखो एच आई के केस में क्या, एच बी आर के केस में क्या उम्मीद करती हो? बॉन्ड लेंथ तो लगातार बड़ी होती जा रही है और बड़ी हो गई, लेकिन बॉन्ड लेंथ से क्या बड़ा होने से होता? चार्ज ही नहीं रहेगा। दूर होने पर जो इनके बीच फोर्स है, क्या वो 1/r² के हिसाब से घटता है? बताओ। यस सर। फोर्स तो r² के हिसाब से घट रहा है और मल्टीप्लाई यहाँ r का ही हो रहा है। ये चीज तो इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से घट रही है। तो घाटा ज्यादा है, मुनाफा कम है। बोलो, है बात की नहीं? तो अब इस केस में म्यू कितना आ गया? 0.79। रीजन समझ में आ गया? यस सर। एच आई में तो और भी बड़ा है, और इसमें भी शिफ्ट तो इधर ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी 2.8 तक बैठता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ये 2.1 है, तो अब उसकी वजह से इधर शिफ्ट है। तो म्यू कितना हुआ? अब बहुत ही कम हो गया 0.38। ये। तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं बहुत कम डाइपोल मोमेंट है। इवन इट इज सॉल्युबल इन आयनिक कंपाउंड। अगर ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ज़्यादा होगा। वाटर कभी ऑयल में सॉल्युबल है क्या? ये सभी पोलर हैं। कैसे हैं बताइए? पोलर है। पोलर। सो ऑल आर, एक प्लस और एक माइनस है। तो इफ टू पोल्स एग्जिस्ट इन एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर, तो उसे पोलर कहते हैं। ऑल ये जो भी है यहाँ पर अबव मॉलिक्यूल, with dipole moment is non-zero are polar in nature। इसका मतलब क्या है? There two poles, opposite poles, positive and negatives, ये क्या है? coexist, are separated by, separate है कि नहीं? किससे सेपरेटेड है? बाय डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। सम डिस्टेंस, ये चीज हो गई। जैसे ये है नॉर्थ और साउथ दो अपोजिट पोल हैं और ये सेपरेटेड हैं, तो ये डाइपोल कहलाएगा। क्या इसे मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे? और अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे? अच्छा, अब आगे की बात करो। H2 का क्या है? तो चार्ज तो जीरो है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो है। होमो न्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर, वो हेटेरो न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या ये नॉन पोलर है? अभी हम नॉन पोलर कहेंगे, बहुत छोटी छोटी पोलरिटी नहीं लेंगे, वो अगले चैप्टर में लेंगे, ठीक है? वो जो मैं बता रहा हूँ ना, ऑर्बिटल की शिफ्ट और वो सब इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट थोड़ी बहुत होती है, वो अगला चैप्टर है, अभी हम नहीं लेंगे। तो ये नॉन पोलर हो गया। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, और जो पोलर है वो किस में डिजॉल्व होते हैं? पोलर में। समझ में आई बात की नहीं? सो ये चीज है। अब जरा देखो I2 कैसा होगा? नॉन पोलर है क्या? क्या I2 अल्कोहल में मिल जाता है? सो आयोडीन इज सॉल्युबल, किस में सॉल्युबल हो जाता है? इन ऑयल्स, ऑयल में भी सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि नॉन पोलर है। ऑल ऑयल्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी नॉन पोलर होते हैं। CH के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कितनी? तो एज वो भी नॉन पोलर है। सो इट इज बाय द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के द्वारा?
that like dissolves in like dissolves in like, ठीक है। तो पोलर पोलर में मिलेगा HCl डाइपोल मोमेंट 1.07 डिबे इज वेल सॉल्युबल इन वाटर। क्यों वेल सॉल्युबल है? क्या क्या दोनों पोलर हैं? डाइल्यूट HCl तो देखा ही होगा। Yes, sir. कितना होता है? 1.85 डिबे। तो ये होता है वेल सॉल्युबल इन ऑल प्रपोर्शन। As both are polar, मेरा कहने का Sir, मतलब D को क्या बोलते हैं? डिबे, कुछ लोग डिबाई भी कहते हैं स्कूल में, जो टीचर कहेंगे वही कहना, हम डिबे कहते हैं, देख लेना नेट में। तो ये HCl है, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, फिर O H H, तो इनके बीच में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इनके बीच में एक तरीके का बॉन्ड बन जाता है। फिर इसके बाद Cl, इनके बीच में एक तरीके का बॉन्ड बन जाता है और इसकी वजह से एक लिंकेज बन जाती है। तो बोलो HCl H2O ये सब लिंक हो गए कि नहीं आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से? इस O के साथ भी एक HCl का बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसीलिए सॉल्युबल है। और इस बॉन्ड को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। 20 किलो जूल तक की एनर्जी है बस। ऐसा ना सोचो कि 400-500 किलो जूल है या 946। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वैसे इसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं, लेकिन अगले चैप्टर में देखेंगे। जब H और किसी और के साथ बॉन्ड बने तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक के बारे में तो हमें समझ में आ गया। सो हमने देख लिया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल AB शेप, AB नेचर के हों, तो उनमें हमने देख लिया HCl देख लिया, HF देख लिया, ये AB टाइप है, HBr देख लिया और HI भी देख लिया और H2 भी देख लिया। सब देख लिया कि नहीं? और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? दो में ये कहना गलत है कि कुछ स्ट्रक्चर भी होगा, है तो सब लीनियर। दो में क्या बस एक लाइन तो बनेगी? दो में लीनियर कहना ही गलत है, वो मीनिंगलेस है। तो ज्योमेट्री लीनियर, ठीक है। दो कोई मुड़ के बॉन्ड बनाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं सोच रही हूँ कि H ऐसे Cl के साथ बना लेगा। No, sir. तो ज्योमेट्री कहना ही गलत था। मॉलिक्यूल AB2 में H2O को देखो, क्या ये बेंट है? पीछे बताया था कि नहीं? इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? 1.85. यही है। अब देखो H2S भी बेंट होगा, उसी परिवार का तो सदस्य है, Yes, sir. बिल्कुल वही चीज होगी। बट ये 2p के साथ ना होकर 3p के साथ घटना घटेगी। हाइब्रिडाइजेशन उसमें जैसे इसमें 2p में होता है ना sp3 का, Yes, sir. इसमें भी होगा sp3 का ही, लेकिन 3s और 3p के साथ होगा। फिर भी इसमें डोमिनेट क्या करेगा? डोमिनेट क्या करेगा, बल्कि घट ही गया इसका। तो क्यों घट गया? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस घट गया ना। ये सिर्फ 2.8 रहेगा, ये 2.1, ये 3.5 है। सब कुछ खेल किसका है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही तो है। अच्छा, CO2 में क्या उम्मीद करती हो? कहीं लीनियर तो नहीं समझ रही हो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ? बोलो। Sir, कुछ CO2 bend क्यों नहीं हो सकता? वही चीज़ तो हमें बतानी है। इस चीज़ को मैं बहुत देर से बताना चाहता था और अब इस चित्र के माध्यम से सब कुछ आपको मालूम चल गया। CO2 देखा? तो जो सेंट्रल एटम है sp बनाया,
क्या उसने दो लोगों को छोड़ दिया था डबल बॉन्ड बनाने के लिए? और न समझ में आए तो ये देखो, और फिर न समझ में आए तो कहो फिर बना दें। सर ये तो समझ आ गया। भाई इसके पास लोन पेयर है ही नहीं जो किसी को दबा सके। उसके पास जो सेंटर वाले के पास है नितांत अभाव है, एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दबा देगा क्या? लोन पेयर रिपल्सन होगा क्या? बचा ही नहीं, चार थे, चारों बॉन्डिंग में लगे हुए हैं। और H2O में दिखाएं कि कैसे दबा रहा था, ये लो यस सर। तो वेंट कर दिया। वैसे भी दबना था ही, दबना क्या था, 109.5 से तो बच नहीं सकता था, उसने 104 कर दिया। समझ में आई बात कि नहीं? कि बच जाता, उम्मीद थी बचने की क्या? जब चार उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई तो बचेगा कैसे? लीनियर हो जाएगी क्या चार हाइब्रिड ऑर्बिटल? बताओ। अब अपना प्रश्न पूछो तो हम हल करें। पूछो। सर नहीं है। अच्छा, जल्दी समझ जाती हो। लीनियर की बात समझ में आ गई? sp हाइब्रिड है ना? ये भी हमने बताया कि किस तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है इसमें दोनों तरफ जा रहा है, और जब दोनों तरफ जा रहा है बीच में लोन पेयर है ही नहीं, बचेंगे ही नहीं इसके पास लोन पेयर। टोटल चार तो होते ही हैं, चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। उसमें भी उसने एक्साइटेड स्टेट करके दो को हाइब्रिडाइजेशन में डाल दिया, दो को खुला छोड़ दिया पी को, तो ये लीनियर है। तो क्या ये दोनों नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है लेकिन फिर भी एक दूसरे से कट जाएंगे? यस सर। तो इस तरीके से इस पे म्यू जीरो हो गया, ऐसा लिखा भी हुआ है क्या? और इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, म्यू जीरो। इज इट ओके? यस सर। हो गया। तो तीसरी बात पे आओ। अब आपको AB3 और AB4 के बारे में जानना है कि वास्तव में ये क्या होते हैं। सो एक मिनट जरा रुकना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के मॉलिक्यूल के। AB3 जैसे कि एग्जाम्पल है NH3, NF3 और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये तो अमोनिया हो गया, और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। BF3 की पहले देखो, बोरॉन क्या होता है? क्या इस पे 5 होते हैं? है ना? कुछ भी ना समझ में आए पूछ लिया करो, डाउट में आगे यस यस मत बोला करो। ना समझ में आए तो पूछ लो, नई चीज पढ़ रही हो। ग्राउंड स्टेट। अब ये इसके बाद यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है? 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 तो सिंगली रहनी चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है यस तो बोलो लेकिन पूछ भी लो कभी कभी। ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब खाली वाले को तो नहीं लेगा, इसको कहेगा जाओ तुम खाली क्या करोगे। भरी होती तो कह देता ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में 2 भरी होती हैं तो कहता तुम भी ऑर्बिटल बन जाओ। ऑक्सीजन में भरी होती है ना, 2 फील्ड दिखा दूं, दो फुली फील्ड होते हैं। बोलो बोलो। सर S माइनस भी तो आ सकता था। क्या आ सकता था? S माइनस सर खाली ऑर्बिटल। आ सकता था, बट दैट इज BF4 माइनस और Na प्लस, ये NaBF4 है, तो ये अलग कंपाउंड बनेगा, अभी हम आगे बनाएंगे। अभी ये एक तरीके का आयनिक कंपाउंड बनेगा, एक F माइनस आ जाएगा और NaBF4, सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो वो बात की बात है कि फिर क्या होगा। आप ये कहना चाहती हो ना, वो बिल्कुल अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे रखे रहो क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन अच्छा है और ये नई चीज दे रहा है। इतनी बात समझ में आई? 3 है कि नहीं? तो अब क्या ये 3 ऑर्बिटल को मिला के, एक S और 2 P को मिला के क्या 3
sp2 बना लेगा क्या? इससे बोलेगा किनारे पड़े रहो, आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप कैसे पड़ ही रही है। यहाँ तक समझ में आई? और अगर 3 ऑर्बिटल बनेगी तो 33% एस करेक्टर रहेगा और बाकी क्या रहेगा? 66% 66 रहेगा ना। अब 3 होंगी तो क्या होगा बताओ? थोड़ा सा फूला बना दो, बहुत ज़्यादा फूला नहीं बनाना, एसपी में ज़्यादा फूला बनाया करो क्योंकि उसमें 50% एस करेक्टर रहता है। थोड़ा सा इसको फूला बना दो। ये तीनों 120 पे हैं। Yes, sir. अच्छा, इनमें एफ ऑर्बिटल आएगी। एफ क्या होता है? क्या 1s2 2s2 और 2p5 होता है? तो 5 में क्या है? 5 में दिखाने के लिए तो आप ऐसे दिखा सकते हो 1 2 3 4 5, एक पी ऑर्बिटल है। वैसे कहो तो पी बनाए, वरना लोग सिंपली यहाँ एफ लिख देते हैं झंझट से बचने के लिए। सिर्फ एफ 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 ऐसा भी लिख सकते हैं। पूरा बनाने को पूरा भी बना सकते हो, और नहीं बनाना चाहो तो क्या लिख सकते हो? एफ के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही कि नहीं? Yes, sir. बनाने को बना सकते हो कि ऐसे ऐसे और ऐसे, और सिर्फ एफ की ये वाली छोटी छोटी दिखा दो एफ करके। बहुत ज़्यादा पूरा एफ भी मत दिखाओ। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, कहते हैं बाकी नहीं दिखाएंगे, जो हमारी हो रही वो दिखा दें। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके। अच्छा, ये एफ है ना, ये एफ है और ये क्या है? और ये बीच वाला बी है क्या? तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या ये प्लेनर है? क्योंकि बीच वाला sp2 है और इनके सब में 120 डिग्री होगा क्या? सेंट्रल एटम बताओ, प्लेनर है? Yes, sir. तो अब अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें ये बी जो है अपने चारों तरफ 3 ऑर्बिटल निकाल रहा है, और एक एफ इधर आ गया, एक एफ इधर आ गया, एक एफ इधर आ गया, और फिर एफ ने इससे खींचना शुरू किया। बी में तो कुछ नहीं है, बोरान में तो 1.1 है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लेना, मुझे यही लग रहा है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इसने इससे खींच लिया, इसने इससे खींच लिया, और इसने इससे खींच लिया। अगर 3 लोग किसी एक वस्तु को 120 डिग्री पर खींचें तो वो कहाँ जाएगी? 120 डिग्री। क्या कभी आपने ये पढ़ रखा है कि अगर यहाँ ए फोर्स लग रहा हो और यहाँ ए फोर्स लग रहा हो और इनके बीच 120 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो आपको याद है, ये आज बात काम आ गई। तो ये एक एफ है और ये एफ है, तो ये भी तो एफ ही हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब इनका रिजल्टेंट इन दोनों का जो होगा क्या वो इससे नहीं कट जाएगा? Yes, sir. तो बिल्कुल ठीक ठीक कटेगा, किन्हीं भी दो का तीसरे से। तो इस तरीके से आपके विचार से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए PF3 का, जबकि इसकी प्लेनर सिमेट्री है, प्लेनर भी है सिमेट्रिकल भी है, और 3 वेक्टर्स हैं इन सिमेट्रिक पोजीशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। सो 3 डाइपोल मोमेंट, हाँ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है सिमेट्रिक स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेस में होता तो स्पेटियल अरेंजमेंट कहा जाता है। एंड आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चाहे लामीज थ्योरम लगाओ चाहे कुछ लगाओ, ऐसे ही 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये बात हो गई। अब हम आगे की बात करें तो BF3 के बारे में हमने आपको बता दिया, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज और sp2 कोई भी हाइब्रिडाइज होगा वो प्लेनर ही होगा। बात आगे की करें, बुक में देख लो 0 है क्या? Yes, sir. तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि BF3 का प्लेनर स्ट्रक्चर है? इट इज प्लेनर है कि नहीं? ज्योमेट्री लिख लो या शेप। स्ट्रक्चर से बचो, स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। अब देखो NH3, N की बात करो, N को क्या करना है? और अमोनिया, तो N के पास 1s2 2s2 है,
और क्या 2p, टोटल 7 होते हैं, 2 2 4 3 7। ये देखो हाफ फिल्ड इसकी p सब सेल है, देख लो। अच्छा, इसके 3 मेहमान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 4 कमरा बनाएगा। क्यों बनाएगा 4 कमरे? नहीं तो एस वाला बीच बीच में घूम घूम कर डिस्टर्ब नहीं करेगा है? मेहमानों को सुविधा नहीं होगी, 3 या 4 हैं। Yes, sir. तो ऐसा क्या करेगा, ये सबको हाइब्रिडाइज करेगा, कहेगा Sir, तुम ये तो 3 ही है। बोलो, पूछो क्या पूछती हो तो बताएं। Sir, ये तो 3 ही है। तो टोटल काउंट करो ना, 7 ही तो होंगे ना, 2 तो 4 3 7। क्या पूछती हो? पूछोगी तो हम बताएंगे, ठीक से पूछो, पूरी बात बोलो। Sir, X3 के लिए तो 3 ही हो रहे हैं। तो 3 ही तो चाहिए, और कितने चाहिए? Sir, 3 आपने कहा कि 4 बनाएगा। चारों मिल जाएंगे। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट है, इसको चारों को मिला देगा। एक्साइटेड स्टेट इसकी नहीं होगी, और इन चारों को मिला के एक साथ बना देगा। तो 4 क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर वो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, या 3p को कह दे ठीक है तुम 3p अपनी अपनी एक्सिस में रहो, और कोई हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना इसके तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या करना, जब सब p हैं तो p ही रह जाएंगे। जब 2 डिफरेंट क्वालिटी मिलती तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन को हाइब्रिडाइजेशन कहोगे क्या? No, sir. तो अगर S के साथ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर इन तीनों में एक है, हाइड्रोजन से कह दे आ जाओ, अच्छा तुम लोग आ जाओ, हाइड्रोजन आ गया, लेकिन जब S इनके कमरों से घुस घुस के जाएगा तो क्या इनको इनकन्वीनियंस नहीं होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Sir, होगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए वो उसको भी शामिल कर लेता है कि इस तरीके से डिस्टरबेंस ना हो। तो 2 इसको ले लिया और इनको ले लिया, इसको छोड़ दिया, बोला आप तो कोर हो, आप तो किनारे बैठिए आराम करिए 1s2। तो ये 4 बन गई। तो क्या ये 4 sp3 हुई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? बोलो। Yes. और अगर 4 हुई तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? जैसा कि आपको बताया गया, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो कैसा होगा? क्या टेट्राहीड्रल, यानी एक ऐसा टेट्राहीड्रल जिसके सेंटर में कोई एक एटम हो, है कि नहीं? ट्राइपॉड पे कैमरा रखा हुआ हो, बोलो है बात ऐसी? ऐसे तो अब Yes, sir. बीच में एक वो हो, ऐसा हमने आपको बना के भी दिखा दिया। ये देखो, तो इसमें जो n है, इसने 4 बनाए, 1 2, ये समझो नीचे का ट्राइपॉड है जो कि मैं बना नहीं पा रहा हूँ, और एक ऊपर है। एक में किसी में उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इन तीनों में एक एक है, किसी भी तरफ ले लो, क्योंकि स्पेस के हिसाब से तो ये होमोजीनियस है। स्पेस में कोई ये नहीं है कि यही ट्राइपॉड है, स्पेस तो डायरेक्शन में भी होमोजीनियस है, तो एच एच आ गया। अच्छा, ये बताओ कि क्या n की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, और n की 3 है ना, और इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं n में, तो वो क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे जा रहा है बताओ? h से, इसकी 2.1 है, इसकी 2.1 और इसकी 2.1 है, तो इससे तो इधर जाएगा कि नहीं? शिफ्टिंग नहीं जाएगा। इन तीनों से क्या होगा बताओ? नहीं ले लेगा, नीचे से तीनों से ले लेगा, क्योंकि तीनों एच एच है ना, Sir, लेगा। ले लेगा। और जब इन तीनों से लेगा तो इसके तीनों के लेने से, और साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला है वो भी सेंटर से तो दूर ही है, सेंटर से डिसलोकेटेड है इसी का, लेकिन है तो दूर ना, कि बिल्कुल सेंटर में जाके मर्ज कर गया है, सेंटर पे तो नहीं मर्ज कर गया, तो ये डिसलोकेटेड तो है ना, थोड़ा तो दूर है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन सेंटर से तो दूर ही है ना। वास्तव में 4 वेक्टर हुए, 3 इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और 3 इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और एक वेक्टर ऊपर है। क्या ये सब अलाइंड है?
अगर मान लो किसी चीज़ पर 3 फोर्स लगे, एक ऐसे और एक इधर से भी लग जाए, वो तो बनाया नहीं जा सकता है 3 फोर्स कैसे बनाए, लेकिन फिर भी देख लो कि अगर इस तरीके से 3 फोर्स किसी पे लगे और ऊपर लगे तो सब तो ऊपर लगेंगे ना, और नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि इस तरीके से 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्स, सबको जो है फ्री वेक्टर बनाओ, और एक इधर और एक इधर, है कि नहीं, मतलब उन फोर्सेस को फ्रीली आगे बढ़ाओ, इसको इधर आगे बढ़ाओ तो इसको पीछे आगे बढ़ाओ, तो इस तरीके से नहीं बन जाएगा, तो क्या वो उनके बीच से होता हुआ एक वेक्टर नहीं जाएगा? बताओ, एक बर्तन ले लो ट्रायंगुलर, अब 3 कोनों पे फोर्स लगाओ ऐसे, तो उनके बीच से जाएगा, और ये भी एक फोर्स, तो वास्तव में 2 डाइपोल मोमेंट हो गए, एक ये और एक ये, क्या ये दोनों अलाइंड हैं और जुड़ जाएंगे? क्योंकि ये लोन पेयर वाला भी ऊपर जा रहा है, तो क्या इससे बनने वाला वेक्टर काफी बड़ा होगा NH3 में, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या बहुत ही ज्यादा है, जरा अप्रिशिएट तो करो, क्या 4.90 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर, यानी 1.47 है, ऊपर के फिगर में देखो तो 4.90 अभी नीचे डिब्बे में बदला गया, बोलो। जुड़ गए ना दोनों। अच्छा NF3 में देखो, NF3 में भी इसी तरीके की घटना होगी, एक ये एक वेज, और एक क्या होगा, सर आपने NF3 लिखा है। उसे ठीक कर देते हैं, सही करा दिया करो, नहीं तो वीडियो हमारा गलत हो जाएगा हमेशा के लिए। चलो, फिर लोग बोलेंगे मानसी ने बताया नहीं। अब देखो ये चीज है, ये क्या है, क्या ये लोन पेयर है? बताओ बताओ, यहाँ पे भी तो लोन पेयर ही था, देखो। अच्छा, ये तीनों F क्या करेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे बना लूं, है तो ये भी sp3 ना, केमिस्ट्री थोड़ी ना बदल जाएगी, चाहे जो आके मिले, ठीक। तो ये F ये F और ये N, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, और इसने इधर खींचा, खींच लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो अपने सेंटर से दूर चला गया ना, है ना, जहां प्रोटॉन है वहां तो नहीं लाई कर रहा है ना, बताओ। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों वेक्टर का जो सम होगा वो नीचे की तरफ रहेगा और वो ऊपर वाले को काटेगा? तो ऐसी स्थिति में ये जो नीचे वाले का, मान लीजिए नीचे का इतना बड़ा हो गया, बड़ी बात है 3 है तो, और ऊपर वाले का चलो छोटा है, फिर भी तो उससे जो नेट आएगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा, बट वो ब्लू कलर से दिखाया गया है, देखो इतना ही बड़ा बनेगा, उतना लेंथ कट कर दो, इतना ही बचा कि नहीं? ये तो वो कितना हुआ, क्या वो बहुत थोड़ा है NFC 0.23? 0.23 dB। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो F has more electronegativity but NF3 is having lesser dipole moment than NH3, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। दो F has more electronegativity than H, क्योंकि इसकी 4.0 इसकी 2.1, then also NH3 has more dipole moment than NF3, ऐसा पूछा जाता है।
NH3 बहुत ज़्यादा पोलर है और इस वजह से ये वाटर के साथ हर प्रपोर्शन में सॉल्युबल है। इवन इसका 1 लीटर ले लो और इसके 840 लीटर ले लो तब भी घुल जाएगा, और इससे ये NH4OH का बनाएगा, इसको कहते हैं एक्वियस अमोनिया, घुल जाएगा। आगे जो इस अमेरिका में तो इसे एक्वियस अमोनिया कह के भेजा जाता है, बेचा जाता है। हमारे यहाँ इसे कंसनट्रेटेड NH3 बोला जाता है, NH4OH, बट वहाँ पे ऐसा कहा जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना पोलर है। पानी में दोनों पोलर है ना, लेकिन NF3 के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो घुलता ही नहीं है, सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर देखो, एज द NH sum of the dipole moment of NH bond as in NH3 molecule, वेक्टर सम लिखा करो। क्या लिखोगे? वेक्टर sum of dipole moment of all NH bond is in same direction as dipole moment of lone pair of electron। है बात कि नहीं? So they get added up, they get added up, क्या वे जुड़ जाएंगे? They get added up to give a large value, क्या इससे लार्ज वैल्यू मिलेगी? ऑफ म्यू डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की बहुत अधिक वैल्यू मिलेगी, उसका परिमाण बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? नहीं समझ में आई? हाँ नहीं बोलोगे तो बताया जाएगा। सर दोबारा बता दो। देखो, NH3 मॉलिक्यूल में वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड, NH बॉन्ड का जो वेक्टर सम है, क्या वह उसी दिशा में है जिस दिशा में लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है? ध्यान से देख लो, मैं ऊपर उठा देता हूं, बताओ। यस सर, तो क्या वे जुड़ जा रहे हैं? यस सर। इन NF3 द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट of NF bond is opposite to dipole moment, क्योंकि उसका अब उसका क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, N से भारी पड़ गई, और H की कमजोर थी। है फर्क है कि नहीं? N की तो 3 ही रही, H की 2.1 थी तो वो ऊपर खींच ले गया, और F की 4 थी तो नीचे नहीं खींच ले जाएगा। भाई F की 4 है, ये तो आपको मालूम होगा ना, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो मेन है, उन्हीं पे तो सारी केमिस्ट्री बेस्ड है, उसको सब रिवाइज कर लेना। अभी आगे भी सब डाइपोल मोमेंट की बात आएगी तो सब याद रखना, सब कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे है, हमने बता दिया था आपको। सो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, सो these are partially cancelled, so these are subtracted to produce lesser dipole moment, and that too in opposite direction, and that too, क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है? यस सर। तो यही रीजन है। बाकी रही बात, आपने कहा कि हमको BF का आपने नहीं बताया, तो जैसे ये है, अब सब ये इससे खींचे ले रहे हैं, तो एक F आ गया इसके पास, बोला तुम मुसीबत में हो क्या, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दूं?
तो बोलता है हाँ मेरे पास एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ी है, देना हो तो दे दो, ले लेता है। और जब ये ले लेगा, भाई बी है ना, एक तो खाली पड़ी थी ना, यस सर। तो जब इस तरीके की चीज हो और कोई ले लेना चाहे, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बेस कहते हैं। देखो नई डेफिनेशन मैंने बता दी। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। यस ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? क्या लुइस ने? Who has lone pair of electron is Lewis base, और who has scarcity of electron, उसे क्या कहेंगे? लुइस। एसिड तो बेस से इसको मिल जाएगा। तो अब ये इसको दे देगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, कहेगा मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अब तुम चल के तुरंत अपना हाइब्रिडाइजेशन बदलो और sp3 करो, हम चारों को एक जैसे स्थापित करो। क्या बोलेगा? हमने तुम्हें एक दे दिया ना, और हमने तुम्हें दिया तो तुम्हारे ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं आ गया, और मेरा निगेटिव गया। मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी से छीन के लाया तो तुमको दे दिया, तो मेरे ऊपर तो नहीं है ना निगेटिव चार्ज, बताओ। तो क्या ये जो अभी sp2 है, 4 मेहमान आ जाएंगे तो अपने घर का अरेंजमेंट नहीं बदल लोगी? कि तब भी वैसे ही सबको डील करती रहोगी कि एक में 2 लोग रह जाओ, ऐसे करोगी क्या? तो अब इसमें सब एफ आ गए, खट से इसने बदल दिया, चारों मेहमानों को अलग अलग अच्छे से रखा, उसने चौथे को भी इन्वॉल्व कर लिया, बोला अब तो तुम भर गए हो, अब तुम्हारा भी स्वागत है, सबको भर दिया। और साथ में बाहर क्या लग गया? क्या निगेटिव? और फिर इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की वजह से क्या Na+ आ गया, और ये क्रिस्टलाइज हो गया सोडियम बोरोफ्लोराइड। यही चीज बतानी थी, आपने यही पूछा था, तो ये आपके सवाल का जवाब है। ये आयनिक बॉन्ड हो गया, समझ में आ गई ना बात? इसमें आपने लुइस एसिड लुइस बेस भी सीख लिया इसी बात पर। अब जरा देखो, हम एक आखिरी बात कर लें जो कि मॉलिक्यूल Ab4 की है। मॉलिक्यूल कौन सा है? Ab4। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो C है, इसके पास अगर 4 H आएंगे तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेगा उनके स्वागत के लिए? चार आ रहे हैं, sp3 ठीक रहेगा कि sp2? CH4 है, Ab4 है ना। sp3 कर लेगा एक S की, और 3 P की रहेगी, बाकी तो पहले देख ही चुकी हो, कई बार दिखा चुके हैं, तो बन गया कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि अगर 4 ऐसे ऐसे हों, एक इधर पर हो आगे की और एक पीछे की तरफ हो, और सबके बीच कितना एंगल हो? 109 डिग्री और 28 मिनट हो, तो क्या होगा? 109 डिग्री और 28 मिनट, सब में वही वही एंगल है, तो इन पे कोई नेट होगा, और ये जो होगा H है, C है, H है, H है और एक H है, तो डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा? ये तुमने गलत बनाया है, इधर तो नहीं होगा एरो, एरो किधर होगा? क्योंकि C तो कितना होता है, क्या 2.6 होता है, और ये 2.1 होता है। तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, लेकिन क्या वो नेट बच पाएगा? बिल्कुल सिमेट्री ऐसी है, स्फीयर के चारों तरफ बिल्कुल एक जैसे 4 फोर्स लग रहे हैं, तो क्या काट नहीं देंगे? बिल्कुल कट कर देंगे, ये बचेगा नहीं। मीथेन हाईली पोलर है, एब्सोल्युटली पोलर, कुछ बचा नहीं। बात सही है? पोलर में कुछ बचा ही नहीं डाइपोल मोमेंट। जो इन चारों का सेंटर है, क्या वो भी सेंटर में ही होगा? इसने सबसे खींच लिया। अब एक गोला सोचो, गोले में बीच में मोती है और 4 लोग खींच रहे हैं, 4 लोग खींच रहे हैं मोती, मोती कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा क्या?
तो अब जब इन चारों का पॉजिटिव सेंटर भी क्या सेंटर में ही होगा, पॉजिटिव प्लस प्लस है ना, तो उसका सेंटर भी सेंटर में और निगेटिव है, कार्बन ने सबसे खींच लिया, तो जहां प्लस लाई कर रहा है वहीं निगेटिव लाई कर रहा है क्या, कि पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर क्या कोइंसाइड कर गए, बताओ हैं? प्लस देख लो, स्फीयर में देख लो, सभी पे प्लस है, तो प्लस का सेंटर कहाँ होगा, ज्योमेट्री से बताओ, और ये निगेटिव है क्योंकि सेंटर पर है, तो इसने इससे खींचा, इसने इससे खींचा, तो ऐसे खींचने के बाद क्या हुआ, इन पे जो पॉजिटिव है उसका सेंटर सोचो ना कहाँ है, वेक्टर सम तो जीरो दिख ही रहा है, फिर भी आप सोचो कि डाइपोल क्यों नहीं हुआ। दो तरीके से सोच सकती हो, एक तो वेक्टर सम जीरो, और क्या इनका पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर दोनों कोइंसाइड नहीं कर गया, वो भी तो तरीका सोचो, बेसिक तरीका तो यही है ना, जिसे वेक्टर ना आता हो वो बेचारा क्या करे, वो तो यही देखेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो है। हाँ अब क्वेश्चन पूछो, ये म्यू जीरो पे क्या पूछे थे, पूछो तो हम बता दें। पोलर में न्यू जीरो होता है, पोलर नॉन पोलर, जिसमें ये नॉन पोलर हुआ कि नहीं, इफ चार्जेस आर सेपरेटेड तो पोलर, ये सेपरेट है कि एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो पोलरिटी डेवलप हो गई क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो गया, या प्लस और माइनस अलग अलग होके क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। चार्जेस भाई आप अर्थ में देख लो ना, अर्थ में ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, दोनों मिल जाएंगे तब पोल कहोगे इनको क्या, तब तो नहीं कहोगी ना पोल, तो ऐसे यहाँ पर भी इसे पोल कहोगी, negative charges are coinciding, अब पोल होगा तभी तो डाइपोल मोमेंट होगा, अब पोल ही नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अर्थ का रेडियस है, अब उसका डायमीटर ले लो 6400, फिर उनकी जो मैग्नेटिक पोल डिस्टेंस है वो ले लो, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, अभी आगे के चैप्टर में पढ़ा ही देंगे। अच्छा, कोइंसाइडिंग, सो इट इज नॉन पोलर, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स dissolve in oils because all organic compounds are mostly organic compounds कैसे होते हैं, नॉन पोलर, जैसे CCl4 देखो, क्या C में ये Cl है, और Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती क्या, क्या Cl खींच लेगा, वहां तो ऊपर C खींच रहा था, यहाँ कौन खींच रहा है बताओ, ये तो खींच लेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या उम्मीद है, ड्यू टू सिमेट्री जीरो हो जाएगा क्या, चीज तो है यही, बोलो, यानी मेरा कहने का मतलब है अब निगेटिव हो गए पेरिफेरी पर, और सेंटर में क्या हो गया, कुछ खास बदल गया कि कुछ भी ज्यादा नहीं बदला, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये देखो, ये हो गया, और क्या हो गया कि ये देखो, तो अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, लेकिन सब तो कोइंसाइड कर जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट को लिख दें जीरो, बताइए। अच्छा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के केस में देखो, क्लोरोफॉर्म यानी C में 3 क्लोरीन है और एक क्या है, H है, क्या इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, क्योंकि मीथेन में ही तो तीनों सब्स्टिट्यूट हुए हैं, बोलो, बताओ, कहीं आप इसे ये तो नहीं सोच रहे हो कि इसे टेट्राक्लोरोमीथेन बोल दें, बोलो, तो सोच लो, क्यों नहीं सोच रही हो, समझ में आई बात,
ठीक है, तो इस सी पे दोनों नाम है। भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलो या मीथेन में चारों हट गए, अच्छा तो ये आ गए, तो टेट्राक्लोरोमीथेन कुछ भी बोलो, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। 20-20 लीटर रखा रहेगा, सारी टेस्ट ट्यूब वहाँ इसी से धोगी या बेंजीन से धोगी या इससे धोगी जब ऑर्गेनिक लैब में जाओगी। अब ये देखो Cl, अब जाओगी, अब स्कूल खुलेगा तो, अभी तक तो नहीं गई हो। अच्छा इसमें नीचे आएगा क्या, चेक करो, बोलो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखिए ना, ये 2.1 है, ये 2.6 है, ये 3 है, तो इससे इसकी तरफ, इनसे इनकी तरफ, तो इसका जो इसका वेक्टर और इन तीनों का वेक्टर भी तो नीचे ही होगा। यस सर। तो क्या जुड़ नहीं जाएगा, बताओ। यस सर। तो जुड़ेगा तो CHCl3 की पोलैरिटी जरा देखो कैसी दिखाई गई है। डाइपोल मोमेंट कितना है, 1.04, 1.0। तो पोलर हो गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या टेट्राहीड्रल, बताइए, यस सर। क्योंकि टेट्राहीड्रल यही तो है। सो दिस इज टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है इसकी। ज्योमेट्री का पता होना चाहिए तभी आप कुछ कर सकती हैं। अच्छा, और ऊपर वाले के केस में क्या हुआ, ऊपर वाले के केस में अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ तक तो ये N है, ये H है, ये H है, ये H है, आप कहें इलेक्ट्रॉन को क्या लेना, इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व, इलेक्ट्रॉन तो छोटा छोटा होता है, एक प्रोटॉन से भी 1837 टाइम्स छोटा होता है। हम तो किसकी ज्योमेट्री लेंगे, आप क्या बोलोगी बताओ। तो ये कहलाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या कहलाएगा, इसका शेप क्या है बताओ, लीविंग शेप में इलेक्ट्रॉन पेयर लीव कर दिया जाता है, शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। और ऐसे सभी का होगा, फिर टेट्राहीड्रल क्या है क्या बताओ। सर, फिर टेट्राहीड्रल क्या है जैसे अब जरा देखो, वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अब अगले पेज पे आओ, वो दोनों चीजें बोल रहा है, कह रहा है कि जब हम ये लें, देख लो सामने हर चीज है, कह रहा है लोन पेयर लेना तो टेट्राहीड्रल बोलना H2O को, और सिर्फ वो लेना तो शेप बोलना बेंट। बोलो समझ में आई बात की नहीं, H2O में। यस सर। अगला ही पेज पलट के देख लो जरा। मेरा कहने का मतलब है ये NH3 है, NH3 को जरा देखो, अगर ऊपर का छोड़ दो तो क्या पिरामिड नहीं हो गया, देख लो NH3, और ऊपर वाला ले लो तो तुम्हारे टेट्राहीड्रल के ठीक बीच में N है, तुम तो उसको छू भी नहीं सकती, छू लोगी क्योंकि तुमको तो हाइपोथेटिकल सरफेस मिलेंगी, तो कभी भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो आपको हमने बता दिया कि इसको ले लिया तो क्या हुआ बताओ। तो बुक में जरा देखो लिखा है साइड में NH3 इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, सहमत हो। Ab2 मॉलिक्यूल में देखो, पुरानी टेबल में आ जाओ। यस सर। तो अगर जब मैं इस तरीके की बात करूं, तो इस तरीके की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये है तो टेट्राहीड्रल ना, लेकिन मैं इसके बीच में क्या छोटा पिरामिड बनाने के लिए स्वतंत्र हूं। मैंने कहा मैं तो वहां ऊपर नहीं जाता, ऊपर तो एक लोन पेयर है, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, बात की नहीं, तो छोटा पिरामिड भी तो बना सकता हूं, बताओ। तो छोटा पिरामिड बना लिया, तो H H H और N, और सिर्फ इसी की सॉलिड फॉर्म को देखा, तो अब ये क्या कहलाया, तो तब ये क्या कहलाया बताओ, देन इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। इतना ही देखा मैंने, हम ज़्यादा ऊपर नहीं गए। लेकिन फिर अगर पूरे फेस की बात की जाए,
कोई कहे नहीं हमको तो पूरा फेस दिखाओ, तो कह दो ठीक है आप पूरा फेस देख लो, पूरा दिखा दो उसको। समझ आई? तो Yes, sir. लेकिन वो फिर ऊपर वाला जो रहेगा वो किसकी वजह से है? क्या वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रहेगा? Sir. वहाँ कुछ नहीं है, वो लोन पेयर है। हमारे असली एटम कहाँ है? एन एस सॉरी एन एच एच एच। तो शेप क्या हुआ? और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? Tetrahedron. तो इंक्लूडिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल। इज इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल। क्या शेप कोई ज्योमेट्री कहा गया है? समझ में आई बात की नहीं? ऐसे H2O का शेप क्या कहोगे? ये Sir, tetrahedron. ये है। तो O ने एक बॉन्ड इससे बनाया। भाई शेप कोई टेट्राइडल कहने लगोगी तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा ना। थोड़ा नेगोशिएट कर लो, काम बन जाए, मेरा भी आपका भी नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो। बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता है क्या? Sir, bend. बेंड देखो दिख रहा? सिर्फ एटम एटम को लो ना। शेप में कंसीडर ओनली एटम्स। इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, कल फिर केमिस्ट्री करेंगे सुबह, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसका शेप क्या हुआ? बेंट। और बाकी क्या है? सरफेस तो दिख रही ना चार, सरफेस में कोई दिक्कत तो नहीं है टेट्राइडल में? क्या और डार्क करें? ये देख लो। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? Tetrahedron. इतना ही जानती हो तो BF3 का बता दो। शेप और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो मान जाएंगे। क्या बी प्लेनर है? BS3 भी बनता है, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड। sp2 ही तो है इसके पास, तो और है भी नहीं कुछ करने के लिए बी के पास। 1s2 2s2 2p1 बेचारे के पास ले दे के इतना ही है, क्या करेगा? अगर एक और है भी पी तो खाली पड़ी है। समझ में आई? अभी पीछे कराया था कि नहीं? Yes, sir. तो क्या आपको लगता है? Sir, shape. शेप बता दो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बता दो, और दोनों एक हो तो भी बता दो, हमें कुछ तो बता दो। बेचारे के पास तो लोन पेयर भी नहीं है, देखें तुम क्या बताती हो। कुछ तो बताओ। Sir, trigonal. ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है क्या? Yes, sir. तो देखो बुक में लिखा है ट्राइगोनल प्लेनर क्या BF3 में? Sir, BF3 का तो नहीं. लिखा होगा, आप ऐसे ही बोल रही हैं। BF3 का और BS3 में फर्क क्या है? टर्मिनल एटम के आधार पे बताने लगोगी क्या? भाई सेंट्रल एटम को हाइब्रिडाइजेशन करना है, आप टर्मिनल के बेसिस पे बता रही हो क्या? स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे बताया जाता है? Sir, central atom. तो सेंट्रल यहाँ H आ जाए, Cl आ जाए, F आ जाए, या एक HCl, उससे फर्क पड़ जाएगा क्या? Sir, मैं टेबल 4.6 में बोल रही थी. तो 4.6 में क्यों देख रही? 4.5 पे आओ।
BF3 का क्या दिया है? ट्राइगोनल प्लेनर। और वहां पर भी तो ट्राइगोनल प्लेनर ही दिया था। 4.6 में भी तो दिया है ट्राइगोनल प्लेनर, नहीं दिया क्या? 4.6 में तो नहीं है। हम दिखा देते हैं, दिया तो है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम दिखा देते हैं, देख लो। BF3 भी लिखा है, दिखा कुछ नहीं दिखा? ये से देखो। तो है वही चीज की नहीं? तो Yes, sir. ज्योमेट्री इज इन्वॉल्व। तो अभी हमने आपको देखो कोई भी थ्योरी नहीं बताई है अभी तक, सिर्फ मैंने टर्म्स बताई है, अभी तक एक भी थ्योरी नहीं बताई है। लैटिस एंथैल्पी इधर उधर की बात की है, और जो ऑब्सोल्यूट थ्योरी है वही बताई है, जैसे लुईस रिप्रेजेंटेशन, ये सब तो टर्मिनोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत प्राइमरी और बेसिक थ्योरी है जो आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्डिंग 10th में सिखाई जा चुकी है। आयनिक बॉन्ड भी सिखाया जा चुका है, MgO NaCl नहीं सिखाया जा चुका है। तो लुईस और कोसल अप्रोच अपने आप में कोई अप्रोच नहीं है। अब असली थ्योरी शुरू होती है जो हम कल सुबह करेंगे। वो कौन सी थ्योरी है जरा चेक करो। क्या इतना सब करने के बाद जब हमारे पास बहुत कुछ आ चुका है तो अब हम वैलेंस बैंड थ्योरी शुरू करेंगे कि नहीं? कल पहली थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बताओ। अगला देखो 4.4। लेकिन उसके पहले आपका एक ये प्रश्न है, आपने सर फजान रूल तो बताया ही नहीं, सोडी फजान का नियम तो बता दो। तो वो भी अब आपको सुबह ही बताया जाएगा, है ना? ओके, तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।